मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं झारखंड बिहार से हूँ। अ, मेरा जो है प्रारंभिक जो शिक्षा था वो झारखंड में हुआ और जो मैंने फाइन आर्ट्स का एजुकेशन लिया वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लिया। और उसके बाद जो है मैं अ, दिल्ली शिफ्ट हो गया और वहीं पे मैं अपनी पेंटिंग का काम करता हूँ। तो जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, जो जिस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने चाइल्ड लेबर्स और लेबर कोल माइंस लेबर के ऊपर काम किया है। तो चाइल्ड लेबर सीरीज तो मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो अ, कुछ एनजीओ से जुड़ा हुआ था, इसलिए कुछ सोशल समझदारी मेरे अंदर डेवलप हुई कि मुझे अपने काम के सब्जेक्ट को अ, आम समाज के सब्जेक्ट से जोड़ के ही काम करना चाहिए। तो उस दौरान जो है मैं कुछ एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहा था। बनारस में एक एनजीओ था जो वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई औरतों के लिए काम करता था। उसका नाम था गुड़िया। तो उसके जो ऑनर थे अजीत जी, उनके साथ जुड़ के मैं काम कर रहा था। और वहाँ पे जो वेश्याएं थी उनके बच्चे थे, उनको जाकर ड्राइंग सिखाना, अ, कुछ कहानियाँ बताना, ये सब काम हम लोग करते थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे एक नेचुरली उनसे थोड़ा सा संबंध ज़्यादा गाढ़ा हो गया। और फिर मैंने जो सब्जेक्ट डिसाइड किया अपने पेंटिंग्स के लिए वो चाइल्ड लेबर्स था। और भी एक कारण था जिसकी वजह से मैंने सीरीज को स्टार्ट किया। एक तो मेरे कॉलेज के बगल में एक टी स्टॉल था जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, इसका नाम था यामू। अ, वो हम लोग को चाय सर्व करता था। तो अक्सर ही पूरे दिन में 2-3-4 बार हम लोग जो है चाय दुकान पे जाते थे। तो उस बच्चे को देखता था, उसकी एनर्जी को देखता था और उससे एक संबंध बन गया, एक फ्रेंडली संबंध बन गया। तो उससे कभी-कभी उसके घर के बारे में बातचीत करना, उसके जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, या उसके घर के परिवार के लोगों के बारे में बात करता था। तो लगा कि ये सब्जेक्ट है जिस पे मुझे काम करना चाहिए। तो मैं उस सब्जेक्ट को लेके पेंटिंग से स्टार्ट किया। और जो बच्चा था जिसका नाम था यामू, जो चाय दुकान पे काम करता था, तो उसी नाम को मैंने एज ए टाइटल बना दिया, शीर्षक बना दिया। और मैं करीब करीब 6 या 7 साल लगातार उस सीरीज पे मैंने काम किया। और कम से कम नहीं भी तो 30 से 35 पेंटिंग्स मैंने उस सीरीज पे किया, जो एक्रेलिक और ऑयल दोनों ही कलर्स में थे। तो उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो बनारस में भी रहते हुए या फिर दिल्ली में रहते हुए अक्सर मैं महसूस करता था, जैसे वुमेन्स को लेके है या गर्ल्स चाइल्ड को लेके है या फिर लेबर क्लासेस को लेके है, उनकी स्थिति, या फिर ट्राइब लोगों को लेके है। क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में हुआ तो मैं मेरे सराउंडिंग बहुत सारे कोल माइंस थे और उसके आसपास बहुत सारे ऐसे जंगल थे जहाँ पे ट्राइब लोग रहते थे। तो उनको देखना, उनके रिचुअल्स को देखना या उनसे बातें करना। तो उस समय तो करीब 12 या 15 साल का मैं होगा। तो वो एक समझदारी मेरे अंदर डेवलप नहीं हुई थी उन सब सब्जेक्ट के बारे में सोचना और उस तरह से समझने की। लेकिन जब बाद में मैं कॉलेज में आया और कॉलेज में जब पढ़ाई किया और बहुत सारे आर्टिस्टों को काम करते हुए देखा, सामाजिक विषयों पे काम करते हुए देखा, तो फिर लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट को लेके भी काम करना चाहिए। ट्राइब और कोल माइंस और जो ट्राइबल हैं जिनकी ज़मीनों के ऊपर माइनिंग होता है, कोल माइंस बड़े-बड़े माइनिंग किए जा रहे हैं और उससे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जबकि उन्हीं की ज़मीन को लेके काम किया जा रहा है। तो मैं फिर बाद में जो है कोल माइंस सीरीज के ऊपर भी, कोल माइंस लेबर को लेके भी पेंटिंग्स किया। तो अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ जो मेरे शुरुआती दौर की पेंटिंग्स है और जो यामू सीरीज की पेंटिंग्स है। तो मैं पहले कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ। और उसके पहले एक चीज़ और था कि कॉलेज के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव राइटर्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव पोएट थे जिनके पोएम्स को पढ़ा।
तो जिससे एक इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको टच करना चाहिए या उन्हीं विषयों पे मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि अ, जल्दी लोग इसको टच नहीं करना चाहते हैं या इस पे काम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बहुत सवाल हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे पूछे जाएँगे और बहुत सारे बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ेगा अगर इस तरह के विषय पे आप काम लगातार कर रहे हैं तो इसलिए अ, ये था कि नहीं, मुझे जो कि मैं इन्हीं लोग के बीच से था, तो मुझे इन विषयों पे काम करने की मैंने कोशिश किया। तो उस समय जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ रहा था तो उस समय एक बहुत फेमस पोएट हैं, आप लोग उनका नाम भी जानते होंगे, पास। उनकी एक कविता थी जिसको अक्सर सुनता था और उससे इंस्पिरेशन लेता था। तो वो कविता तो बहुत लंबी है, बट उसके कुछ लाइन हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे और उसको मैं अक्सर पढ़ता भी था, सुनता भी था, या उस पे पोएम्स की हम लोग पोस्टर्स बनाते थे। तो वो मैं पहले आपको सुनाता हूँ, पास की वो कविता जो मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहा है, मैं जब कॉलेज में था तब भी और अब भी, कि मुझे इसी फ़ील्ड में रह के, आर्ट फ़ील्ड में ही रह के कुछ हस्तक्षेप करना है सामाजिक विषयों को लेके या सामाजिक प्रॉब्लम को लेके अपने चित्र के ज़रिए। तो मैं पोएम्स आपको पहले सुनाता हूँ। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ना होना तड़प का, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलना काम को, काम से वापस फिर घर को आना। सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। तो उसी सपने के साथ मैं दिल्ली आया, उसी सपने को पूरा करने की कोशिश में, जद्दोजहद में मैं लगा हूँ। तो अब मैं अपना कुछ काम आपको दिखाता हूँ जो चाइल्ड लेबर सीरीज का काम है। ये काम है, ये मेरा फर्स्ट काम है चाइल्ड लेबर सीरीज, यामू सीरीज का। ये मेरा पहला काम है जो मैंने 2007 में इस पेंटिंग को बनाया था। तो ये फर्स्ट काम है। मैं बहुत ज़्यादा इस काम को लेके बहुत ज़्यादा एक समझदारी डेवलप नहीं हुई थी हमारी कि किस तरह से इस सीरीज को आगे मुझे लेके जाना है। लेकिन मुझे बड़ा वो सवाल जिस सवाल की वजह से ये बच्चा जो है एक चाय दुकान पे काम कर रहा है, वो सवाल उसके रोटी का सवाल है। तो वही इस पेंटिंग में मैंने जो है उसके बैकग्राउंड में एक रोटी बनाया है। और वो बच्चा जो है बड़ा गर्व के साथ खड़ा है और अपना जो उसका न्यूज़पेपर बेचने का काम है, वो है उसके हाथों में न्यूज़पेपर है। ये इसी सीरीज का जो है सेकंड काम है, जिसमें बहुत सारे केटल्स है और वो बच्चा बैठा हुआ है। अब इसके चेहरे पे कई भाव हैं, ना खुशी है, ना बहुत गम है, ना किसी से शिकवा है, और लेकिन इसका संसार पूरा केटल से भरा हुआ है। ये उसके बाहर जो है नहीं देख सकता है या नहीं देख पाता है। तो इसलिए मैंने पूरे एक संसार या एक पूरा बहुत दूर तक फैला हुआ केटल का संसार है जिसके ऊपर बैठा हुआ है। तो ये इस सीरीज का, यामू सीरीज का मेरा सेकंड पेंटिंग्स है। इसके बाद मैंने इस सीरीज में काम बंद कर दिया था। एक साल मैंने और भी अलग अलग विषयों पे काम किया, बट फिर जब मैं दिल्ली आया तो
मुझे लगा कि मुझे एक खास सब्जेक्ट को लेके काम करना चाहिए। और फिर यहाँ आने पे कुछ एनजीओ में मेरे सीनियर्स थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे जो काम कर रहे थे, जैसे सेव द चिल्ड्रेन या आरटी फोरम, राइट टू एजुकेशन के सवाल पे काम करते हैं वो लोग। तो उनसे जुड़ा, तो फिर इस सब्जेक्ट को लेके जो है और समझदारी मेरे अंदर डेवलप हुई, या मैं और भी गहरे तरीके से इस सब्जेक्ट को समझ पाया। तो इस पेंटिंग में आप देख रहे होंगे कि एक संसार है जो केटल के अंदर है, और उस केटल के अंदर भी वही संसार है जो बाहर संसार है, क्योंकि जो इसकी वास्तविकता है वही इसके ड्रीम में भी है। जिस वास्तविकता को ये रोज फेस करता है या उससे उसको देखता है, वही सपना उसके अंदर भी है। वो रोटी का सवाल बाहर भी है, उस सपनों में भी है। तो एक केटल है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आकार में है, और उसके अंदर जो संसार है उसमें भी वही दिल्ली, वही मेट्रो, वही कूड़ा बीनने वाला बच्चा दूर तक फैला हुआ है। इस पेंटिंग में मैंने दिखाने की कोशिश किया है जो रियलिटी था 2008-9 का। मैं जब दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो उसी दौरान मुझे गढ़ी स्कॉलरशिप मिला था 2008 से 9 में। तो मैं जब भी सफ़र करता था मेट्रो या बस से, तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन अभी नए नए हो रहे थे मेट्रो के। तो मुझे वो दिखा, और मैं अक्सर देखता था, मैं कई स्लम में जाता था इस विषय को और गहराई से समझने के लिए। तो मैं जब कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ स्लम में गया, झुग्गी झोपड़ियों में गया, उन बच्चों से मिला, उनका फोटो शूट किया, और 1-2 महीने बाद मैं जब वहाँ गया तो पता चला वहाँ वो है ही नहीं, या वो झुग्गी झोपड़ी को हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ नया कंस्ट्रक्शन, नया निर्माण कार्य जो है शुरू हो गया था। तो जाहिर सी बात है उनकी अब जरूरत वहाँ थी नहीं, तो उनको शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। तो वही मैंने, वो जो कड़वा सच है, जो रियलिटी है कि मजदूर के बिना निर्माण नहीं हो सकता है, और मजदूर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम में जिस तरह से 10 करोड़ जो है लेबर फंसे हुए हैं अपने घर से बाहर में, और जो सिस्टम है उसके प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मजदूर की जरूरत भी है, मजदूर की जरूरत भी है, और मजदूर की जरूरत भी नहीं है। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि कहीं भी जब निर्माण होता है, तो वहाँ पे इस तरह के गरीब लोगों का एक एक झोपड़ी बसा दिया जाता है, और फिर निर्माण होने के बाद वहाँ से उनको शहर के बाहर धकेल दिया जाता है। मेरी पेंटिंग्स में मैं अक्सर जो है धूप जो है, जो धूप का अपना एक असर है हमारे ऊपर, अ, एक उससे ऊर्जा जो हमें मिलता है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने पेंटिंग्स में। तो इस पेंटिंग्स में आप तो खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, कि एक बच्चा है जो हनुमान की तरह है। तो हनुमान मुझे शुरुआती दौर से बहुत प्रभावित करता है कि ये कैरेक्टर जो है मुझे बहुत प्रभावित करता है हनुमान, क्योंकि हनुमान हमेशा सेक्रीफाई करते रहते हैं, और वही हैं जो हर मजबूरियों में लोगों को उस मजबूरी से बाहर भी निकालते हैं। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, और वो एनर्जी हनुमान के अंदर जो किसी की भी मजबूरी के समय उसका हेल्प करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है और वो प्रभावित करता है। तो मैं भी यहाँ पे जो है उस हनुमान को दिखाने की कोशिश किया है कि वो छोटा बच्चा अगर सुबह न्यूज़पेपर हमें नहीं देता है, तो हमारा सुबह शुरुआत नहीं हो पाता, सुबह का शुरुआत अच्छे से नहीं हो पाता। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश किया है, और दूर तक फैला हुआ उस शहर का जाल जिसका कोई अंत नहीं है, वो दिखाने की कोशिश किया है मैंने। इस पेंटिंग में एक मैथोलॉजिकल
स्टोरी है जिसपे कृष्ण जो है अपने मुंह को खोलते हैं और पूरा ब्रह्मांड उनकी माँ को दिखता है। तो मैंने भी जस्ट उसी से रेफरेंस लेके काम किया है कि गरीब बच्चा जो चाइल्ड लेबर्स है, चाय दुकान पे काम करता है या मजबूर है किसी भी तरीके से, तो वो जब मुंह खोलता है तो उसका संसार उसके केटल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो अ, ये मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि उसका जो पूरा संसार है उसी के आसपास है। बड़ा इस मेट्रो सिटी में रहते हुए मुझे एक सवाल बार बार ध्यान में आता है कि अम, हम जिस समाज की कल्पना करते हैं या जिस समाज में ये कहते हैं कि उस समाज का जो है जो आगे समाज को संभालने का उत्तरदायित्व जो है वो बच्चों के कंधे पे होता है। तो मुझे बड़ा विरोधाभास होता है ये सोच के कि किन बच्चों के ऊपर वो भार आप दे रहे हैं, जिनको उनके जो ज़रूरतें हैं, जैसे बचपन में दूध है या फिर पौष्टिक आहार है, हम वो तो दे नहीं पा रहे हैं। एक सर्वे है जिसमें अ, हर तीसरा चौथा बच्चा जो है इस देश का कुपोषित है, जिसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। तो हम कैसे किस समाज कैसा समाज बना रहे हैं और इस समाज में कैसे बच्चे के ऊपर हम वो बोझ देने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत लाइन है जिसको हम हर साल गाते हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। तो ये बच्चे कैसे संभाल पाएंगे जब इनका नींव ही मजबूत हम नहीं कर रहे हैं और इनकी जो बेसिक नीड है, ज़रूरतें हैं, उसी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ना एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना पौष्टिक आहार दे पा रहे हैं। 2009 में आरटी फोरम के द्वारा एक कानून बना दिया गया सरकार के द्वारा कि हर 14 साल से नीचे के बच्चों को फ्री एजुकेशन और दोपहर तक का खाना फ्री में दिया जाएगा। लेकिन ये हो कहाँ रहा है? तो हम किस समाज में एक कैसा समाज बना रहे हैं, उस समाज में कैसे बच्चे के ऊपर की नींव डाल रहे हैं और जिसको हम आगे की जिम्मेवारी देंगे। ये इस कला परिचर्चा जो चर्चा है, इसका जो टाइटल है कि इन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं, तो आप उस टाइटल को समझ सकते हैं। दो डिफरेंसेस हैं, दो दीवार है। एक दीवार के इस पार एक यथार्थ है, एक रोटी है, उस रोटी से बाहर नहीं निकल पाता है ये बच्चा। और दूसरा एक दुनिया है जहाँ पे वो बच्चे छुप छुप रेलगाड़ी का खेल खेलते हैं और अपने जो भी सपने हैं या जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, उनके गार्जियन भी कोशिश कराती है और वो कर भी पाते हैं। लेकिन एक ऐसा समाज जहाँ गरीब बच्चे रोटी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इनकी क्या कोई परिकथा होगी? परिकथाओं में तो हम आ, परियों की कहानी की बात करते हैं, लेकिन ये बच्चे सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि ये तो कहीं भी, या इनको बिस्तर मिले या ना मिले, रेलवे स्टेशन के ट्रैक के बाहर या रोड पे कहीं भी अगर इनको सोने का जगह मिल जाए तो वहाँ सो जाएंगे। ये क्या परिकथा सुनेंगे? परिकथा तो उन बच्चों के लिए है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं।
इसीलिए मैंने इस जो कला चर्चा है इसका नाम भी रखा था कि इन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं, जिन फरिश्तों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये पेंटिंग्स जैसे आप देख के भी बहुत इसके मीनिंग्स निकाल सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में मैंने बिंदी यूज किया गया है, जो एक माँ अपने अपने सौंदर्य के लिए यूज करती है, और उस बिंदी में उसका आ, पूरा तेज दिखता है। जैसे सूरज का तेज है उस तरह का तेज दिखता है। तो मैं यहाँ पे दो कम्युनिटीज, हिंदू और मुस्लिम, दोनों को दिखाने की कोशिश किया हूँ। पहला तो मेडिटेशन जो है हम हिंदुओं में ज़्यादातर वो है तो हम हिंदू करते हैं, और सेकंड जो है बुर्का जो है मुस्लिम औरतें यूज़ करती हैं। तो मैंने दोनों को ही मिक्स करके काम किया है। लेकिन दोनों ही समुदाय में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, औरतों का इस्तेमाल और औरतों का ज़रूरत किस तरह से निर्धारित किया गया है। एक औरत जो है आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम नहीं कर सकती है। अगर काम करती है तो तमाम तरह की परेशानियां उनके साथ होती है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। अर्पना कौर की माँ बड़ी राइटर थी। उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छा लिखा था कि हमारे समाज में जो 50% औरतें हैं, उनका काम क्या दूध से दही, दही से मट्ठा निकालना है। अगर यही काम है तो समाज उन्नति कैसे करेगा। और समाज में जब वो 50% औरतें अपनी भागीदारी दर्ज करती हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से जो है उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। तो मैंने इस पेंटिंग में वही दिखाने की कोशिश किया है कि ये समाज जो है औरतों से सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि वो मशीन की तरह बच्चा पैदा करे, और कुछ नहीं। तो मैंने इस पेंटिंग को बनाया था कि एनजीओ ने मुझे बोला था कि इसका शो होगा, और इन विषयों पे बड़ा लंबा चौड़ा पूरे 6 घंटे का एक लेक्चर हम लोगों ने सुना, हिंदू मुस्लिम और उनके उनके प्रॉब्लम्स, उनकी औरतों का प्रॉब्लम को लेके। जब मैंने इस पेंटिंग को बनाया तो उनको लगा कि नहीं, इस पेंटिंग को अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्शियल वो हो जाएगा, और फिर वो डर के, पता नहीं डर गए कि क्या इन्होंने पेंटिंग को डिस्प्ले भी नहीं किया। बट मैंने जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया उस चीज़ को अपनी पेंटिंग के थ्रू। इस पेंटिंग में पूरा एक संसार है जहाँ पूरे बच्चे ही हैं। आप चांदनी चौक पे चले जाइए, अभी आज के टाइम में बच्चों के लिए कानून बनाया गया कि बच्चे जो है गरीब बच्चे या फिर कोई भी बच्चे 14 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं फैक्ट्रियों में या माइंस में। लेकिन आप चांदनी चौक पे चले जाइए ना, आप कम से कम सैकड़ों बच्चे देखेंगे जो संडे को कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे। और इसके लिए मुझे जाके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जाएंगे, आपको सैकड़ों बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो पानी बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कुल्फी बेच रहे हैं और तमाम सारी चीजें। तो ये वो सारे बच्चे हैं जिनको आप देखोगे तो दूर तक ये बच्चे दिखते रहेंगे, कोई अंत नहीं है इसका। और ये इस बच्चे के अंदर जो सेंटर में है, ये पवन इस बच्चे का नाम है जिसको मैंने रेफरेंस लिया था। और ये जो है कुछ सालों तक मैंने बाहर रात का जो है मेरा डिनर बाहर होता था, तो ये उस दुकान पे तंदूरी सेकने का काम करता था। तो मैं बड़ा इससे बीच बीच में कभी बात करता था तो इंस्पायर हुआ, तो इस बच्चे को मैंने लेके पेंटिंग्स बनाया। और एक कविता है मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको, आपके बीच में। वो केदारनाथ सिंह जी की एक कविता है। धूप पिए पानी लेटा है, धूप पिए पानी लेटा है, सीना खोले नौजवान बेटा है युग के श्रमजीवी का।
तो इस पेंटिंग को आप सबके लिए अपने अपने अलग अलग तरीके से उसको महसूस कर सकते हैं। और मैं लगातार इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैं डीपली इस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था। और इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरी अपनी पर्सनली बातचीत भी होती थी जब भी मैं जाता था फोटो शूट करने। तो मैंने इस तरह का एक कंपोजिशन तैयार किया जहाँ एक आकाश है, वहाँ पे ये जो कंक्रीट का जाल है जो इस तरह फैला हुआ है, जिनके बीच में ये फंसे हुए बच्चे हैं जो मजबूर हैं, काम करने के लिए मजबूर हैं। इन इन बच्चों में ये सेक्टर 15 गुड़गांव में, सेक्टर 15 के पास इक्को चौक है, वहाँ पे रेशमा और करण भाई बहन हैं। रेशमा डांस करती है और करण ढोलक बजाता है। तो नट के बच्चे हैं, ये आपको हमेशा दिख जाएंगे। तो मैं अक्सर जब आता जाता था तो इनसे बात करता था, बड़ा इंस्पायर किया इन्होंने, तो मैंने इनको लेके पेंटिंग्स बनाया। बाकी इसके मीनिंग्स बहुत सबके लिए अलग अलग हैं, जो जिस तरह से इसको देख पाता है। मेरे लिए बहुत कैपिटलिस्ट तो एक सोसाइटी है, एक समाज है, पूंजीपति समाज है, जो हर उन बच्चों को नचा सकता है, बच्चे क्या बड़ों को भी नचा सकता है। ये लड़की का कि एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, कृष्णा सोबती का एक नॉवेल है ये लड़की। तो मैं अक्सर देखता हूँ हमारे समाज में जो है लड़के लड़कियों को बड़ा कम उम्र में ही उनको बता दिया जाता है कि आप लड़के हैं, ये लड़की है। अब लड़की है तो जाहिर सी बात है लड़कियों के पास वो आज़ादी नहीं होगी, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, लड़के ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम एक समाज में 50% ऐसी आबादी जिसको हम खुद से कमजोर कर रहे हैं। ये बच्चे सेक्टर 15 में गूगल का बिल्डिंग बन रहा था, वहीं पे ये दोनों बच्चियां हैं जो करीब 13-14 साल की हैं, और ये मध्य प्रदेश से हैं। तो ये शादीशुदा बच्चियां हैं, मतलब एक का तो एक बच्ची का की गोद में एक छोटा बेबी भी था। तो मुझे लगा कि हम कैसे समाज में हैं यार, कि आज भी जो है छोटी बच्चियां जो है 14 साल 15 साल की बच्चियां हैं जिनकी शादी कर दी जाती है। ये पेंटिंग्स मैंने दुबई में बनाया था, एक रेसिडेंसी था, इंटरनेशनल रेसिडेंसी, उसमें मैं काम कर रहा था। तो मुझे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को लेके काम करना था। तो मैं जब उस आर्ट सोसाइटी के छत पे गया तो मैंने देखा दूर तक कंस्ट्रक्शन ऐसे ही हो रहे थे। तो मैंने उस रेफरेंस को लेके काम किया। और घोड़ा एक सिंबॉलिक है कि जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो मजबूर हैं, गरीब हैं, वो बाहर के देशों में जाते हैं, काम करते हैं, और वहाँ उनका इस्तेमाल घोड़े की तरह ही किया जाता है। या वो एनर्जी उनके अंदर है जिसकी वजह से वो जाते हैं, वहाँ पे मेहनत करते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और तो वो मैंने दिखाने की कोशिश किया है। नीचे जो है उनका जो हिस्टोरिकल जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंटल्स हैं, वो मैंने दिखाने की कोशिश किया है। ये दिल्ली में सनी देव के नाम पे छोटे बच्चे जो है वो भीख मांगने का काम करते हैं, आप अक्सर देख लेंगे यहाँ पे दिल्ली में। तो उनको मैंने बनाया है, कुछ ऐसे मैंने बनाने की कोशिश किया कि दूर तक आकाश है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। और आकाश का भी रंग ऐसा है जो एक समुद्र की तरह है, एक इसके अंदर गहराई है, कोई अंत नहीं है। इस जर्नी का कोई अंत नहीं है इन बच्चों के लिए। तो वो मैंने बहुत सारे और भी थॉट्स हैं जो मेरे अंदर आता रहता है, लेकिन एक ये था कि एक
ऐसा आकाश जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसा सफ़र जिसका कोई अंत नहीं है, और ये उसी रास्ते पे निकल गए हैं बच्चे। ये सूरज के बच्चे हैं। इसी सीरीज के बाद के समय में अभी अभी मैं रिसेंट में ये काम किया हूँ। मैथोलॉजिकल वो एक है, एक कहानी में जिसमें कृष्ण जो है पहाड़ उठा लेते हैं और जो है उसके नीचे पूरे गांव वाले अपना बचाव करते हैं, कुछ उसको ही लेके मैंने काम किया है। और ये मेरा जो रियल कैरेक्टर यामू था उसको मैंने लेके काम किया था। ये बाद के समय का काम है मेरा। मतलब अभी जब मैं इस सीरीज में जब मैं बीच के समय 4-5 साल मैं इस सीरीज से हट के जो है कोल माइन सीरीज पे काम कर रहा था। तो उस दौरान मैंने इस सीरीज को अभी ड्रॉप किया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन अभी मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो ये काम इसके बाद का काम है। 2014-15 के आसपास मैंने मैंने पेंटिंग्स बनाना बंद कर दिया और मैं ड्राइंग करने लगा। तो उस दौरान मैंने जो ड्राइंग्स किया वो और भी अलग-अलग सब्जेक्ट को लेके मैंने काम किया। कहीं जॉब की समस्या है, कहीं छोटी बच्चियों को छोटे शहरों से अगवा करके जीबी रोड जैसे जगहों पे भेज दिया जाता है, वो समस्याएं हैं। या रोटी का सवाल है, या पॉल्यूशन का सवाल है, जो दिल्ली में 2 साल पहले बहुत हल्ला हुआ था कि दिल्ली का पॉल्यूशन जो है बीजिंग चाइना के पॉल्यूशन से ज़्यादा हो गया है। तो उसको लेके तो अलग अलग सब्जेक्ट को लेके मैं बीच में काम किया ड्राइंग्स में, तो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। ये जब मैंने ड्राइंग सीरीज स्टार्ट किया तो मेरा पहला ड्राइंग्स था। इसका मैंने शीर्षक रखा था जॉब ही जॉब। आप दिल्ली में देखेंगे अक्सर लिखा होता है जॉब ही जॉब का पोस्टर लगा रहता है कि 10वीं पास को भी जो है 20,000 की सैलरी मिलेगी, 25,000 की सैलरी मिलेगी। अब वास्तविकता क्या होती है, रोजगार का तो जो स्थिति है अपने देश में वो सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पोस्टर दिख जाएगा, तौलिया ही तौलिया, गद्दे ही गद्दे। तो उसी को मैंने लेके पेंटिंग्स बनाया, जॉब ही जॉब। कुछ ऐसे लोग मुझे मिले हैं मेरे आसपास में जो 2-2 3-3 डिग्री लेके जॉब तलाश कर रहे थे, बीएड भी किए हुए हैं, इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, एमबीए भी किए हुए हैं, तमाम कई तरह के डिग्री लिए हुए हैं, बट फिर भी उनको उनके अनुसार वो जो चाह रहे हैं उस तरह का जॉब उनको नहीं मिल रहा है। तो मैंने दिखाने की कोशिश किया कि एक रॉटविलर डॉग है जो जर्मनी युद्ध के समय यूज किया गया था, जो शिकारी कुत्ता होता है, और वो जो है पर्दे के उस पार है, जो आपका इंतजार कर रहा है, आप जाओ और फिर वो उसके आपके साथ क्या करेगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि लोग भीड़ में खड़े खड़े जो है ताबूत बन जाते हैं, एक स्टैचूज बन जाते हैं, लेकिन उनको उनके जो जरूरत है या जो जिस तरह का वो चाहते हैं जॉब वो मिल नहीं पाता है। गुमशुदा की तलाश, ये जो है एक छोटी बच्ची की कहानी है। नाम इसका मैंने चेंज कर दिया, लाली कर दिया। एमपी के छोटे गांव से जो है उसको अगवा कर लिया गया और यहाँ जीबी रोड जो दिल्ली में है वहाँ पे इसको भेज दिया गया। आज से करीब करीब 6 साल पहले जो है ये चर्चा में आया था। ये जो है स्टोरी कहानी जो है जो वास्तविक है।
तो मैंने उस बच्ची का पोर्ट्रेट और वो लेटर जब वो अगवा कर ली गई उस छोटे से गांव से और उसको भेज दिया गया जीबी रोड जैसे जगह पे जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, देह व्यापार होता है। तो 13-14 साल की बच्ची, अब इसको भेज दिया गया उस जगह पे जहाँ पे जो दलाल होते हैं वो इनके बॉडी के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्ट करते हैं, बार बार इंजेक्ट करते हैं, महीने में 2 या 3 बार, ताकि ये 1 साल के अंदर 20 से 25 साल की एक यंग लड़की दिखने लगे। जो वेजिटेबल में इस्तेमाल किए जाते हैं जो ऑक्सीटॉक्सिन, वो इनके बॉडी में भी इंजेक्ट किया जाता है। तो वो इसका स्टोरी है जिसको मैंने, वो लेटर जो इसके फादर ने जब इशू किया, जब ये अगवा गुम हो गई, उसको रेफरेंस लेके मैंने ये पोर्ट्रेट्स किया। यहाँ भी वही मेन सवाल है, रोटी। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पर फोटोग्राफी कर रहा था रात को, तो मैंने देखा एक बच्चा जो है बहुत भारी सा बोरा लेके, झोला बोरा लेके वो जा रहा है। तो मैंने उसका थोड़ा सा पीछा किया तो रुक गया, और सोचा पता नहीं कौन आ गया। तो वो रुक गया तो उसने झोला नीचे रख दिया, बोरा नीचे रख दिया। तो मैंने देखा झाँक के तो उसमें बहुत सारा सूखा हुआ रोटी था। तो मैं सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पेड़ हो जो रोटी देता हो। तो मैंने एक पेड़ बनाया, सोचा कि एक पेड़ है जो रोटी देने वाला पेड़, और मैंने इसका टाइटल जो है 56 इंच का सीना रखा। टाइटल्स तो सबको पता है 56 इंच का सीना किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबॉलिक गांधी को लेके मैंने इसमें काम किया। मोस्ट अंडरस्टूड एंड मिसअंडरस्टूड, समझा लेकिन गलत समझा। गांधी या भगत या सुभाष चंद्र बोस, इनकी विचारधाराओं से आप इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, लेकिन अगर आपको जरूरत है इनके चेहरे का या इनके नाम का, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझें या ना समझें, समझें लेकिन आप गलत समझें। तो जो गांधी गांव की बात करते थे कि गांव से जुड़ो, वो हम आज उल्टा कर रहे हैं। गांव को खत्म करने के कगार पे हैं और गांव को भी शहर बनाने की तरफ हैं। तो वो मैंने एक सिंबॉलिक तरीके से दिखाया है इसमें। ये वही 56 इंच का जो सीना है, उसके कंपोजिशन को थोड़ा सा मैंने लार्ज किया। कुछ पोएम्स के लाइन मैंने यूज किए इसमें। जल, जंगल और जमीन, ये मेन सवाल है। जो मेरा जन्म जहाँ हुआ धनबाद में, मेन सवाल वहाँ का यही है कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगल उनका है कि नहीं है, या जल उनका है कि नहीं है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ से मिनरल सरकार द्वारा निकाली जा रही है, वो जमीन उनका है कि नहीं। अगर वो जमीन उनका नहीं है, तो इतने सालों से वो जो संघर्ष कर रहे हैं, या इतने सालों से उस जमीन को में अनाज उपजा के वो जिंदा है, तो अगर वो जमीन उनसे छीन ली जाएगी तो वो कैसे जिंदा रहेंगे। तो ये मेन सवाल है जिसको लेके मैंने काम किया था, कि कभी कभी जो सवाल है वो गौन हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर के लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं। इनके आंदोलन जो कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत मिनिमल वो है। ओ मम्मा लुक द माउंटेन, एक छोटा बच्चा जो क्यों से, एक उसके अंदर सवाल होता है। कुछ भी नया देखता है तो अपनी माँ से या अपने पापा से पूछता है। तो जिस तरह से हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिस तरह से हम मिनरल जमीन से निकाल रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, तो एक बच्चे के लिए पहाड़ भी एक सवाल की तरह हो जाएगा। या किताबों में ही देखना, जैसे जंगल धीरे धीरे किताबों में सिमट जाएगा, उसी तरह पहाड़ भी किताबों में ही सिमट जाएगा। और तो एक बच्चा जब बच्चे के लिए वो एक आश्चर्य का विषय हो जाएगा, ओ मम्मा लुक द माउंटेन। ये हिरोशिमा को लेकर मैंने काम किया था। फैट मैन एंड लिटिल बॉय जो है एक सिंबॉलिक नाम था। फैट मैन मतलब बड़ा बम, और लिटिल बॉय मतलब छोटा वाला बम जो है। क्या ये जो
यूएस का जो जो बम गिराने वाला जहाज था, ये क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चों के लिए टॉफियां गिराए? क्योंकि ये तो हथियार बनाने वाले देश हैं, ये आग बरसा सकते हैं, ये फूल तो बरसा नहीं सकते। बाई वन गेट वन बड़ा एक बहुत एक कमर्शियल वर्ड है, एक केक फ्री। एक बड़ा खूबसूरत अ, अ, एक एक शायरी है शौक बहराइच की। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शख्स पे उल्लू बैठा है, आज अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो कुछ उसी तरह का है कि इधर भी वैसा ही है, उधर भी वैसा ही है। सवाल ना ये हल करना चाहता है, ना वो हल करना चाहता है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ा अच्छा वो नारा दिया था। लेकिन जो किसान है, उनका जो सवाल है, वो सवाल और उनका आवाज कहाँ पहुंच पाता है दिल्ली तक। और बहुत बार आप देखेंगे कि गांव बेचने का ऐड, सेल सेल, विलेज ऑन द सेल, इस तरह का ऐड आपको मिल जाएगा। पूरा गांव का गांव बेचा जा रहा है। तो अगर गांव आप खत्म कर देंगे तो आप खाएंगे कहाँ से, अनाज कहाँ से मिलेगा आपको। और यही दिक्कत महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ सबसे ज्यादा जो है आज के टाइम में किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। ये 2 साल पहले मैंने बनाया था, 3 साल पहले, पॉल्यूशन को लेके, कि अगर दिल्ली जैसे जगह पे इतना पॉल्यूशन है कि अगर आज के टाइम में यहाँ पे बादशाह होते हैं तो उनको भी शायद उस पॉल्यूशन से सामना करना पड़ता। बाकी और भी बहुत सारे वो सिंबॉलिक वो चीज़ों को मैंने ग्राफ यूज़ किया उस समय का, और जो एक कंपोजिशन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैंने यूज़ किया इस पे ड्राइंग्स में। इसके बाद जो है मैंने कोल माइंस सीरीज को स्टार्ट किया। मैं धनबाद गया। धनबाद जाके मैंने देखा वहाँ के जो माइन में काम करने वाले जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जो आदिवासी हैं, जो मजबूर हैं वहाँ काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास अब उस तरह का जमीन बचा नहीं है जिसपे वो खेती कर सकते हैं या फिर कुछ उपजा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अब ओपन माइनिंग हो रहा है। तो ओपन माइनिंग बहुत बड़े बड़े स्पेस में ओपन माइनिंग होता है। मतलब 50-50 हिस्से का जमीन जो होता है, मतलब 1000-2000 मीटर का स्पेस आप मान लीजिए, उतना बड़ा स्क्वायर में गड्ढा किया जाता है, जो 600, 700, 800 फीट नीचे जो है ओपन, ऊपर से जमीन को कोड़ते हैं, और 15 फीट 20 फीट नीचे जो है कोयला निकलना स्टार्ट होता है। तो उस कोयला को निकालते हैं। एक लेयर 10 फीट 12 फीट का कोल होता है, फिर चूना होता है, पत्थर होता है, फिर कोल होता है। इस तरह से ऊपर से अब कोयला निकाला जा रहा है। 1910 वर्ष के आसपास जब जोर शोर से कोल माइनिंग और कोल निकालने का जब काम स्टार्ट हुआ, तो उस समय आपको माइनिंग जो है अंदर होता था, जो 1000, 2000, 3000 फीट अंदर जमीन के अंदर जाके कोयला निकालने का काम होता था। तो वो जो है अब उसको 2005 में बंद कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी रही है जिसकी वजह से उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो इन लोगों ने ओपन माइनिंग स्टार्ट किया। तो मैं कुछ पहले मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ, फिर मैं अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगा आपको। तो आप कुछ फोटोग्राफ्स देखिए और
देखिए कैसा है ये जगह। इसी के आसपास सराउंडिंग में 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर की रेंज में मेरे फादर जॉब करते थे डीवीसी में, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, बिजली बनाने का काम होता है वहाँ पे। तो वहाँ हम लोग रहते थे। अब सोचिए इनका चेहरा पूरा काला हो चुका है। ये मास्क यूज नहीं करते हैं, ये कोई ग्लव्स यूज नहीं करते हैं। डस्ट पूरे दिन इनके सांस के जरिए इनके बॉडी में जाता है, इनके लंग्स में बैठता है, और इनको बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। जब ये 50 साल 55 साल के होते हैं तो इनको सांस लेने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सांस लेने में। ब्लैक लंग्स की एक बीमारी है जो कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं उनको ही होता है। इसके बारे में आगे मैंने एक इंस्टॉलेशन किया है, उसको लेके फिर बात करेंगे। ये ओपन माइनिंग है। ऊपर से माइनिंग मतलब ऊपर से जमीन को कोड़ते हैं और कोयला निकालते हैं। तो इसमें इसमें सरकार को थोड़ा कम लागत होता है और ये कोयला निकाल ले जाते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड जो माइनिंग था उसमें उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था कोल निकालने के लिए। तो 2005 में गवर्नमेंट ने ओपन माइनिंग स्टार्ट किया, और ओपन माइनिंग स्टार्ट होने की वजह से ये देखिए जमीन के अंदर जो है आग लगा हुआ है झरिया में। आपने सुना होगा 1980 में जमीन के अंदर वहाँ पूरा करीब करीब 6, 7, 8 किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर पूरा जमीन के अंदर आग लगा हुआ है। वहाँ से आपको जहरीली गैस निकलती हुई दिख जाएगी, आग का लपट दिख जाएगा। 1980 में ये प्रॉब्लम हुआ, रेड अलर्ट एरिया हो गया वो। मतलब वहाँ से लोगों को हटाने की बात हो गई। लेकिन आज कितना साल हो गया, 30 साल हो गया, फिर भी वहाँ से लोगों को हटाया नहीं जा सका है। क्योंकि अब लोगों को हटाने का मतलब ये है कि आपको उनको वो सुविधाएं दीजिए, उनको पानी दीजिए, बिजली दीजिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल दीजिए, एजुकेशन के लिए स्कूल दीजिए। तो वो सारी सुविधाएं शायद सरकार या फिर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से यहाँ जो 6 लाख के आसपास जो लोग हैं ये पूरा डेड एरिया हो गया है। ये पूरा स्पेस डेड एरिया हो गया है। यहाँ पे माइनिंग हो चुका है, कोयला निकाला जा चुका है। ये 6-6, 700 फीट जमीन के नीचे है, जमीन नीचे है, जहाँ पे अब जो है पानी जमा हो जाता है। और उस पानी में जो है बरसात के सीजन में आसपास के जो गांव हैं वहाँ के जानवर आके डूब जाते हैं, मर जाते हैं। कई बार छोटे बच्चे गिर गए, मर गए उसके अंदर जाके। तो बड़ा मुश्किल होता है इन सब जगहों पे, और कई गांव तो इन्हीं में समा गए हैं। और ये जो ओपन माइनिंग 2005 में जब स्टार्ट हुआ तो इसकी वजह से दिक्कत ये हुआ कि जब ओपन माइनिंग हो रहा था तो डस्ट जो है अब पूरे आकाश में डस्ट फैल जाता है। और इसकी वजह से ये स्थिति हुई कि पूरा आकाश जो है अब सिर्फ धूल वाला आकाश दिखता है, ब्राउन कलर का आकाश दिखेगा, ब्लू कलर का आकाश दिखता ही नहीं वहाँ पे। जिसकी वजह से आज के टाइम में सबसे पॉल्यूटेड अगर शहर में अगर एक देखना हो तो धनबाद है। अब मैं कुछ पेंटिंग्स आपको दिखाता हूँ जो इसी सीरीज का है मेरा काम। तो जो आकाश की मैं बात कर रहा था वो आकाश आप देख सकते हैं मेरी पेंटिंग के बैकग्राउंड में है। अब सोचिए इस तरह से धूल भरा आकाश में अगर जो आदमी रहेगा तो वो उसका स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी, वो कितना स्वस्थ होगा।
ये जो लेबर जो डस्ट में काम करते हैं, ये लेबर सरकारी लेबर नहीं है, ये ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले लेबर हैं, जिनको 280 रुपया जो है पर डे मिलता है काम करने का। अब वो पूरे दिन में इतना डस्ट पी जाते हैं, इतना डस्ट अंदर ले लेते हैं कि ये 40 से 45 साल में बुढ़े हो जाते हैं। और इनको बहुत एक अलग तरह की बीमारी है जो ब्लैक लंग्स। एक समय अमेरिका बहुत ज़्यादा इस डिजीज से परेशान था, लेकिन वहाँ का स्वास्थ्य और ये सब सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है, इस वजह से उसने कंट्रोल कर लिया। बट आज 2000 के बाद से वहाँ भी बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ भी बहुत सारे ब्लैक लंग्स के प्रॉब्लम लेबर के अंदर आ रहे हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। या तो आप फेफड़ा जो है निकाल के नया फेफड़ा लगाइए उसको, तब वो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं इंडिया में। तो आप हर 3 में एक आदमी वहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम से जूझता हुआ मिलेगा, जो ठेकेदार के अंदर में काम करने वाले लेबर हैं, जो मास्क यूज नहीं करते हैं, ग्लव्स यूज नहीं करते हैं और उनको उनके मेहनत का सही पैसा नहीं मिल पाता है, सही पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं। तो वो है। इनके साथ एक और प्रॉब्लम है, ये जो लेबर क्लासेस हैं, जो कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं, ये गांव में रहने वाले लोगों से ज़्यादा शोषित हैं, क्योंकि इनके पास कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी है नहीं। ये अगर कुछ चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो गांव में तो ये है कि अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो चलो आप धान बेच दो या कोई अनाज बेच दो या कोई वेजिटेबल आपने उगाया है अपने खेतों में वो बेच दो। बट यहाँ वो लेबर का काम के अलावा कोई काम भी नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई खेत नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। धीरे धीरे वो सारे ज़मीन तो ओपन माइनिंग के उसमें चले गए। अब कई गांव ऐसे हैं कि वो झारखंड के नक्शा से गायब हो गया है। तो करीब धनबाद में जो है करीब 110 20 के आसपास जो है सरकारी ओपन माइनिंग है, और करीब इतना ही जो है प्राइवेट दलालों के हाथ में है जो ओपन माइनिंग हो रहा है। तब सोचिए कि 20-25 किलोमीटर के रेंज में इतना माइनिंग हो रहा है, तो वहाँ की स्थिति क्या होगी। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट जो कोल उत्पादन करने वाले 3 कंट्रीज हैं, जिसमें तीसरा स्थान जो है इंडिया का है। फर्स्ट जो है चाइना का है, सेकेंड यूएस का है, अमेरिका का, और थर्ड जो है इंडिया का है। तो इतना ज़्यादा है, और लेकिन उसके बावजूद जो है जो इसमें काम करने वाले लोग हैं वो उतना ही गरीब है। तो आश्चर्य होता है, हमारे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है हमारे देश में, उसका करीब करीब 75% जो है 60 से 70% के आसपास जो कोल से ही होता है। तो ये मेरा जो है कोल माइन सीरीज की पेंटिंग्स है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं कुछ आपको इंस्टॉलेशन काम दिखाता हूँ, जो मैंने इंस्टॉलेशन काम किया है।
मैंने ऐसा देखा था कि एक लेबर जो है वो सीजन मई जून का था जब मैं फोटोग्राफी शूट करने झारखंड गया था। तो एक गार्जियंस वो हमारे गार्जियंस भी ऐसा ही करते थे कि जब जॉब से छूटते थे तो शाम को आते समय कुछ लेके आते थे खाने के लिए हमारे लिए, या तो कोई फ्रूट्स हो सकता था या फिर कुछ भी हो सकता था, जलेबी हो सकता था, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने देखा कि एक कोल माइंस का मजदूर है जो जा रहा था, तो अपने हेलमेट में उसने आम रखा हुआ था। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा खूबसूरत लगा, जिसको मैंने बाद में जो है बनाया। तो मुझे शुरुआती दौर से बच्चों का जो मेन सवाल है वो बहुत ही हमेशा जो है अंदर तक कुरेदता रहता है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं या कर क्या पा रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत पोइम्स है हरिश्चंद्र पांडे का बच्चों के लिए। सब कुछ याद रखना चाहिए और ये सवाल हमेशा करते रहना चाहिए अंदर से। चूंकि बच्चे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, चूंकि बच्चे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, चूंकि बच्चों की कोई सरकार नहीं होती, चूंकि बच्चों की कोई सरकार नहीं होती, चूंकि बच्चे अपने खिलाफ जांच में जेबों के स्तर तक उलट कर रख देते हैं, इसलिए बच्चों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैं हमेशा मेरे ज़हन में रहता है जब मैं बच्चों को लेके काम करता हूँ। तो ये धनबाद में मेरे जन्म के आसपास का एक घटना था जिसपे काला पत्थर एक मूवी बनी थी कि पता चला कि कोल माइनिंग कर रहा है, अंदर लेबर्स माइनिंग कर रहे हैं 1000 के आसपास, अंडरग्राउंड माइनिंग। और वहाँ पे जो है वो जमीन को काटते 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 एक ऐसी स्थिति में चले गए कि बगल से नदी बह रहा था और पूरा नदी जो है उस माइंस के अंदर चला गया जो 1000 फीट नीचे था। तो वो जब नदी अंदर गया तो अंदर निकलने की तो उस तरह से साधन नहीं थे, तो सारे लेबर उसके अंदर दम घुट कर मर गया, जिसके ऊपर वो फिल्म बनी थी काला पत्थर। तो वही मैं इस इंस्टॉलेशन में बनाने की कोशिश किया हूँ कि एक घर है और ऐसे भी दम घुट के मर जाएंगे। आप देखिए ना, लॉकडाउन के समय में मैं जिस स्लम में जाकर फोटो शूट करता हूँ वहाँ तो 10x6 का खोली है या 10x10 का खोली है, जिसमें एक एक हस्बैंड वाइफ और 2-3 बच्चे रहते हैं। तो वो लॉकडाउन के पहले तो चलिए वो रोड पे भी आधे टाइम निकाल देते हैं, सिर्फ रात को सोते हैं या रात को ही बाहर खाट डाल के सो जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब लॉकडाउन में घरों में ही रहना है तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हो, कैसे रह रहे होंगे, वो आज के लिए भी उतना ही ये महत्वपूर्ण है। और उस समय जो हुआ था दुर्घटना उस कोल के माइनिंग के अंदर, उस समय के लिए भी इतना महत्वपूर्ण है ये इंस्टॉलेशन। साइलेंट एक संवाद है लेबरों का जो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप जब उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर जो सिस्टम है उसके लिए बड़ा वो है, उनसे विरोध भी है या बहुत उससे इत्तेफाक को नहीं रखते हैं इस समाज के सिस्टम से, और वो इस मजबूरी में काम कर रहे हैं। ये इंस्टॉलेशन है जिसमें मैंने बीच में डिस्कस भी किया था कि जो छोटे बच्ची हैं उनको छोटे शहरों से अगवा करके लाते हैं बड़े शहरों में और देह व्यापार जैसे व्यापार में इनको डाल दिया जाता है, और इनको उम्र से पहले जवान करने के लिए इनके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन हम वेजिटेबल में इस्तेमाल करते हैं वो इंजेक्ट किया जाता है, और 1 से 2 साल तक ऐसे ही इंजेक्ट किया जाता है और बेचारे उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं और इनका शरीर फूल जाता है, जिसकी वजह से इनको इनके हड्डियों का प्रॉब्लम होता है। ये बहुत कम उम्र में जो है झुक जाते हैं, इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं इन बच्चों की, और इनको जो है एक वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पपीते में, घिया में इस्तेमाल करते हैं जो इंजेक्शन, वही इन बच्चियों के साथ भी किया जा रहा है। ये मैंने यूएई में किया था। साजन मेरा उस पार है, रोटी का ही सवाल है जिसकी वजह से लोग 7 समुंदर पार जाके काम कर रहे हैं।
रोटी है एक तरह का, जो कनस्तर से बना हुआ है, जो लेबर यूज करते हैं मलबा उठाने के लिए। अंदर एक वीडियोस है जो कोल माइंस में माइनिंग का है, अंदर तक जमीन को कोड़ता हुआ। बीते लोगों का व्यक्ति चित्र, ये भी उसी इंस्टॉलेशन से प्रभावित है, जो पूरा नदी जो है कोल माइंस के अंदर चला गया और लोग दम घुट के मर गए। आप इस रेत को हटाओगे तो आपको वो सारे पोर्ट्रेट्स दिखेंगे। द ब्लैक लंग से मेरा इधर बीच का लास्ट इंस्टॉलेशन था, जिसमें मैं वो जो प्रॉब्लम है, जो कोल माइंस में का जो प्रॉब्लम है कि जो कोल माइन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, इसको ब्लैक लंग्स कहते हैं। और इंडिया में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल स्थिति आपको पता ही है। तो मैं वहाँ से जब मैं गया था फोटो शूट करने, तो वहाँ पे मैं एक सरकारी अस्पताल से ये सारे उनके रिकॉर्ड जो है, जो एक्सरे रिकॉर्ड है, वो मैं उठा के लेके आया था और फिर मैंने उसको इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल किया। तो ये प्रॉब्लम जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा है। और अब जब ओपन माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से अब ऊपर से खनन कार्य हो रहा है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और पूरा आकाश जो है डस्ट से भर जाता है, जिसकी वजह से ऐसे भी नॉर्मल लोगों को भी इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो माइन में काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है ही बहुत ज़्यादा बड़ा। तो ये सारे काम है मेरे, और मैं अक्सर मैं सोचता हूँ कि जिस ज़मीन पे मेरा जन्म हुआ धनबाद में, और मेरे साथ पढ़ने वाले वो तमाम बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जिनका चेहरा एकदम धूल से ढका हुआ है, इनको पहचानना मुश्किल है कि ये प्रताप है या सोनू है, क्योंकि सबके चेहरे एक जैसे दिखते हैं, सब डस्ट से भरे हुए। किसी ने भी पूरा एजुकेशन नहीं ले पाया मजबूरियों की वजह से, और ज़्यादातर लोग जो है आज के टाइम में कोल माइंस में या टाटा इस्पात में तो काम कर रहे हैं, ठेकेदारों के अंडर में। तो ये सवाल है कि ये वहीं के बच्चे, उन्हीं की ज़मीन पे इतना बड़ा माइनिंग है, इतना बड़ा कोल का ओपन माइनिंग हो रहा है, लेकिन इनका जीवन स्तर है, इनके बच्चों का जीवन स्तर है, वो सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? जबकि पूरे विश्व में तीसरा स्थान जो है भारत का है, और सबसे अच्छा कोयला जो है वो धनबाद का है, एशिया का सबसे अच्छा कोयला। और जो मतलब इतना ज़्यादा कोल है हमारे धनबाद में, लेकिन उसके बावजूद जो है कोल लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है अगर एक बटरफ्लाई अगर उसकी वजह से प्रभावित होती है तो वहाँ माइनिंग नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा एक समाज खत्म हो गया। कितने ट्राइबल्स खत्म हो गए वहाँ पे, क्योंकि उनको ज़मीन से विस्थापित कर दिया गया, और वो मजबूर हैं मेट्रो सिटी में आके किसी के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं जो मेरे ज़हन में हमेशा घूमता रहता है, और मैं उन्हीं सवाल के साथ हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ इस तरह के सामाजिक विषय हैं जिसको मैं टच करने की कोशिश करूँ और उन्हीं को लेके मैं काम करूँ। क्योंकि क्योंकि नियम कानून तो बहुत बनाए गए हैं बच्चों के को लेके कि 14 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते, 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो खदानों में काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं जब शूट करने जाता हूँ तो 15-16 साल के बच्चे जो है कोल उठाने का काम और लादने का काम करते हैं। तो समझ में नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों है। और ये जो नियम कानून बनाए गए हैं ये सिर्फ कागजों पे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो धरातल पे दिखता नहीं है मुझे। तो ये अगर ये मेरा काम है, मेरा जर्नी है, और मैं ज़्यादातर जो है अभी मैं ऑयल और कैनवस में काम कर रहा हूँ। तो हेलो हेलो
तो अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं मेरे काम को लेके, या और कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं अपनी चर्चा को एक खास पोएम है जिसको मैं अक्सर याद करता हूँ, और उसको मैं हमेशा ज़हन में रखता हूँ, क्योंकि जो संघर्ष है वो बहुत ही जिसका कोई अंत नहीं है इस फील्ड में। तो इन पोएम्स को सुन के, इन पोएम्स को समझ के अंदर एक एनर्जी मिलता है। तो वो पोएम्स है, अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों की अपनी केवल थार। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। हेलो। हेलो। तो मैं एंड कर दूँ वीडियो को। हेलो। हेलो। आवाज़ नहीं आ रहा सही से। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ सवाल जो है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये चंद्रगुप्त जी का मैं सवाल देख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट है उसकी कमी तो है नहीं, बस ये है कि हमारा नज़रिया उस तरह का है कि नहीं, या हम अनदेखा तो नहीं कर दे रहे हैं उन सवालों को जो हमारे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सवाल अगर हम आज सॉल्व नहीं करेंगे, या उस सवाल पे आज हम अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये सवाल एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको आसानी से अ, इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम जो क्रिएटिव लोग हैं उनको इस तरह के कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उस पर काम करना चाहिए, ताकि जो सिस्टम बना हुआ है इतने सालों से वो इस पे ध्यान दे, और उसको ठीक करने की कोशिश करे, या सुधार करने की कोशिश करे। और किसी का अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो सवाल तो एक ही था, मैंने उसको अपने तरीके से बताया। तो हम लोग इन कर सकते हैं इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस कला चर्चा में हमारे साथ जुड़े। और मैं अपनी बात को जितने समय से मैं सोच रहा था कि लोगों के सामने रखूं, वो प्लेटफॉर्म जो है सेकुलर आर्ट मूवमेंट के थ्रू जो है प्रभाकर जी ने मुझे दिया, या विक्रांत हैं, संजीव भाई हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, विशेषकर प्रभाकर कामले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।